हेलो टू एवरीवन, जय हिंद एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अभीपीडिया डिफेंस प्लेटफॉर्म। एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सीडीएस में जो पॉलिटी सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, ज़्यादा किताबें पढ़नी नहीं पड़ती हैं, बहुत लिमिटेड कंटेंट होता है। वहाँ से सवाल जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इजी टू मॉडरेट सवाल पूछे जाते हैं। डिफिकल्ट सवाल सीडीएस के नहीं पूछे जाते, सीडीएस के अंदर नहीं पूछे जाते, ना इंडिया के अंदर पूछे जाते हैं। सीएपीएफ में थोड़ा सा करंट के साथ एसोसिएट करके पॉलिटी का सवाल बन जाता है, उसमें भी इतने टफ नहीं आते। सो हम लोग आज डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सीडीएस पॉलिटी सेक्शन। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हाँ जी, यस। सो उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि आपको इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो कहाँ से मिलेगी। बहुत आसान है, आप लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो हमारे ये जो पर्टिकुलर लेक्चर आपके सामने दिख रहा है, इस लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तब आपको मिल जाएगा। लेकिन प्रॉपरली मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हिस्ट्री का हमारा लेक्चर था, ठीक है। आप इस हिस्ट्री के लेक्चर में गए, राइट, और आपने जब इस हिस्ट्री के लेक्चर को खोला तो ये होता है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन है। ये डिस्क्रिप्शन को और थोड़ा सा ओपन किया तो यहाँ पे हमारे सारे कोर्सेज हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है टू गेट पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर। आप इस लिंक को क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने इस लिंक को क्लिक किया तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा। ये कौन सा इंटरफेस है? सीडीएस का इंटरफेस है। यहाँ पे आपको वही जनरल स्टडीज हिस्ट्री का सेम लेक्चर मिल जाएगा। इसके नीचे जब जाएंगे ना तो आपको ये पीडीएफ क्लास डॉक्यूमेंट दिख जाएगा। इसको आप फ्री व्यू कंटेंट देखेंगे, आपके पास ये पूरी पीडीएफ सामने आपके आ जाएगी। ठीक है, सो करना कुछ नहीं है, स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क हम करने के लिए बैठे हैं। सिंपली पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास कंटेंट रख लिया करो ताकि आपके लिए बेटर रहे। ठीक है, ओके। अब हम लोग चलते हैं सीधे अपने सवाल के ऊपर। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। यस, ओके। यस, अब देखिए, बड़ा ध्यान से चीज समझिएगा। आप चाहे सीडीएस क्वालिफाई करें, एनडीए क्वालिफाई करें, एफकैट क्वालिफाई करें, या फिर बगैर किसी एग्जाम को क्वालिफाई करें, आर्मी की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको क्लियर करना पड़ेगा एसएसबी इंटरव्यू। ठीक है, इवन इफ यू आर गोइंग टू अपेयर फॉर द सीएपीएफ इंटरव्यू ना, जिस बच्चे ने एसएसबी की तैयारी की होगी वो सीएपीएफ इंटरव्यू को भी बहुत आसानी से अच्छे मार्क्स लेके क्लियर कर देगा। तो एसएसबी इंटरव्यू की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वी आर विद यू। फ्री इनिशिएटिव ले रहे हैं आपके लिए टू प्रिपेयर फॉर द एसएसबी इंटरव्यू विद टीम अभीपीडिया डिफेंस। ठीक है, फ्री काउंसलिंग सेशंस है, एसएसबी स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। कहाँ से? मैंने आपको जहाँ पे जगह बताई है आप पिछली वीडियोस भी देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है आप इस लेक्चर के पीडीएफ के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी देखेंगे कि वहाँ पर भी आपको इसके लिंक मिलेंगे। तो वहाँ पे जाइए, रजिस्टर कीजिए और अपना सेशन जो है वो बुक कराइए फॉर दिस पर्टिकुलर एसएसबी प्रिपरेशन। 1-on-1 सेशन होगा, कुछ वेटरन्स होंगे, कुछ मेंटोर्स होंगे, आपको हेल्प करने के लिए रेडी होंगे। ठीक है, अब चलते हैं सवाल के ऊपर। सवाल पहला बहुत जबरदस्त सवाल है, मिनर्वा मील केस के ऊपर है कि इन मिनर्वा मील केस 1980s, according to Supreme Court, which among the following constitutes the core of commitment to social revolution? Is it fundamental right, fundamental duties, directive principle of state policy? So Minerva Meal case 1980s में according to Supreme Court कौन सा है जो core of commitment है to social revolution? बताइए, core of commitment to social revolution. You have 20 seconds to think because ये सवाल थोड़ा सा moderate वाला सवाल है, तो इसको जरूर आप solve कीजिए। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, बताइए। इज इट फंडामेंटल राइट? देखिए, कोर ऑफ कमिटमेंट टू सोशल रेवोल्यूशन, कोर ऑफ कमिटमेंट, बहुत बढ़िया वर्ड है, कोर ऑफ कमिटमेंट।
टू सोशल रेवोल्यूशन। सो बेसिकली मिनर्वा मिल केस के अंदर बोला गया था कि ये दो चीजें कौन सी, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, ये दो चीजें जो हैं 1 और 3, ये बेसिकली बेडरॉक है टू कोर ऑफ कमिटमेंट, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो मिनर्वा मिल केस 1980 की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली ये बता दिया कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो किसके ऊपर बना है, किसके ऊपर उसका बेस है, वो बेस है बैलेंस, देखिए बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, ठीक है, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी। ऐसा नहीं है कि डीपीएसपी नीचे है वो जस्टिसिएबल नहीं है तो पॉसिबल नहीं है, right? So it is a balance between fundamental rights and DPSP. They together constitute the core of commitment to social revolution. Next सवाल देख लेते हैं। Yes, which of the following is are included in directive principle of state policy? क्या included है directive principle of state policy में? Protection and improvement of the natural environment, safeguarding the forest and wildlife, organization of agriculture, animal husbandry on modern and scientific lines. Select the correct answer using the code below. Which of the following is are included in the directive principle of state policy? Protection and improvement of natural environment and safeguarding the forest and wildlife, या फिर दूसरा है organization of agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines. हाँ जी, आपके पास है 20 सेकेंड्स, आंसर कीजिएगा इसका ध्यान से। हाँ जी, सो यहाँ पे दोनों आंसर जो है करेक्ट है। देखिए दोनों ही पार्ट है। ऑब्वियसली आपने थोड़ा अगर डीपीएसपी पढ़े होंगे तो आपको ये दिख रहा होगा, दैट इज आर्टिकल 48A। दिस इज 48 आर्टिकल। 48 आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल कहता है इट सेज दैट डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूडिंग द स्टेप्स फॉर प्रिजर्विंग एंड इम्प्रूविंग द ब्रीड्स, प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर। 48A कहता है कि स्टेट शेल एंडीवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1976 के थ्रू जोड़ा गया था, थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू 48A आर्टिकल जो है वो जोड़ा गया था, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। और दोनों ही पार्ट है डीपीएसपी का। 48A टॉक्स अबाउट नेचुरल एनवायरनमेंट को सेफगार्ड करना है, 48 जो है अकेला वो एग्रीकल्चर को सेव करने की बात करता है। द इन्फोर्समेंट ऑफ मोस्ट ऑफ द डीपीएसपीज इन्वॉल्व्स व्हाट? एक्टिव ऑपोजिशन, ठीक है। अगर आपको इन्फोर्स करवाना है, मतलब लागू करवाना है डीपीएसपी का कोई मुद्दा, पॉइंट, तो उसके लिए क्या चाहिए? एक्टिव ऑपोजिशन चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एडिक्वेट रिसोर्सेज या सोशलिस्ट गवर्नमेंट। बताइए, सोच के बताइए। इट इज नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। हाँ जी, राइट। देखिए पहली चीज तो ये है, डीपीएसपी बेसिकली लागू करने के लिए स्टेट्स को क्या चाहिए? स्टेट्स को, क्योंकि ये डीपीएसपी मतलब एक तरीके से सजेशंस होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में सजेशंस है जो स्टेट्स कर सकती हैं उसको फॉलो, अगर उनके पास एडुक्वेट रिसोर्सेज हों, अगर उनके पास एडुक्वेट रिसोर्सेज हों, ठीक है। तो डीपीएसपी में जितनी भी चीज़ें हैं वो पॉसिबल तभी होती है जब आपके पास अच्छे खासे रिसोर्सेज हैं, आप कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट इज राइट। सो थोड़ा सा इसमें यही है, डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसिएबल। मैंने बताया फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल, दे आर नॉट जस्टिसिएबल। डीपीएसपी आर नॉट जस्टिसिएबल, राइट। और इनको जो है अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे तो हम कोर्ट में जाके
बोल नहीं सकते कि ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है। इनकी एनफोर्समेंट जो होगी वो अगर होगी तो सिर्फ इसीलिए हो सकती है कि एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं हमारे पास। In which one of the following is promotion of international peace and security mentioned in the Constitution of India? In which one of the following is promotion of international peace and security mentioned in the Constitution of India? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पेपर में आ रखा है। पेपर में जिसने पढ़ा होगा प्रीवियस ईयर्स तो आंसर दे सकते हो, अदरवाइज बहुत मुश्किल होएगा, बट है बड़ा इंपॉर्टेंट। हाँ जी, in which one of the following is promotion of international peace and security mentioned in Constitution of India? It is article 51 that talks about international peace and security, that talks about international peace and security in Constitution of India. So article 51 जो है वो तो सीधा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। सो DPSP का जो आर्टिकल है, दैट 51 आर्टिकल दैट टॉक्स अबाउट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, which comes under part 4, which comes under part 4। part 4A जो है, part 4A जो है, that is fundamental duties, that is fundamental duties, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, DPSP आर कंटेन्ड इन विच पार्ट? DPSP कौन से पार्ट में कंटेन है? नाउ दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, पहले भी बता दिया, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। इट इज़ पार्ट 4, इट इज़ पार्ट 4, ठीक है, पार्ट 4। तो DPSP आते हैं 36 से 51 तक, दीज आर 36 to 51, नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। एंड DPSP होते क्या है? दे आर बेसिकली सोशल एंड इकोनॉमिक गोल्स, जो स्टेट को सजेशन होता है कि आप फॉलो कर सकते हो अगर आपके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, राइट, एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट इज विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग DPSP कैन डिस्क्राइब्ड एज गांधीयन इन कैरेक्टर? जिसमें गांधीयन टेंडेंसी दिखती है, जो गांधी जी के विचार थे वो उस DPSP के अंदर दिखते हैं। कौन सा है वो जिसमें गांधीयन कैरेक्टर दिखता है? प्रोविजन ऑफ इक्वल वर्क टू बोथ मेन एंड वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स स्पेशली चिल्ड्रन, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेजेस पंचायत एज इफेक्टिव यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। पढ़ते ही पता चल सकता है अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो। हाँ जी, बताइए क्या लगता है आपको? So equal pay to equal work नहीं, this is not Gandhian principle। वर्कर्स प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन वर्कर्स नहीं, ऐसा नहीं, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी नहीं, सेल्फ हेल्प गवर्नमेंट, सेल्फ हेल्प सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको हम लोग पंचायत भी कहते हैं, जिसको हम लोग पंचायत भी कहते हैं, लोकल सेल्फ हेल्प गवर्नमेंट, ठीक है। कब आई? 73rd 74th अमेंडमेंट में। 73rd वाज पंचायत एंड 74th फॉर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, है ना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे हमारे पास
क्या है, देखिए गांधी जी के जो प्रिंसिपल थे या आइडियोलॉजी थी उसको भी हमने एक्सेप्ट किया, बट उसको एक्सेप्ट किया डीपीएसपी में, डीपीएसपी में एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या बोलते हैं, गांधी जी का प्रिंसिपल यही कहता है कि ग्रास रूट लेवल पे जो होना चाहिए रियल क्लोज होना चाहिए। तो हमें वेलफेयर ऑफ अंडर प्रिविलेज एंड माइनॉरिटी, उनके कुछ विचारधारा थी जो हम लोग गांधीयन प्रिंसिपल जिसको कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 40 हो गया, 43, 43B, 46, 47, 48 कैन बी टर्म्ड एज गांधीयन प्रिंसिपल। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज जितनी भी है रट्टा नहीं मारनी, बट इतना पढ़ लेना है जिससे आपका जो है ऑप्शन में पता लग जाए कि कौन सी है कौन सी नहीं है। इतना इतना लेवल का सवाल आ सकता है कि ये नहीं याद रखना है वर्ड टू वर्ड की क्या फंडामेंटल है ड्यूटी है, बट ये याद रखिए कि उससे आप आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सी नहीं है। जैसे प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टैक्स पे करना, या साइंटिफिक टेम्परामेंट या ह्यूमैनिज्म, बताइएगा। हाँ जी, हाँ जी, बताइए क्या आपको लगता है व्हाट शुड बी द राइट आंसर। देखिए पेइंग टैक्स ऑब्वियसली ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये एक्चुअली फंडामेंटल ड्यूटी को ये जो रिकमेंडेशन दी गई थी ना उसमें ये बोला गया था कि ये होनी चाहिए, लेकिन आगे सरकार ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, राइट। तो पेइंग टैक्स इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रॉन्गली लिस्टेड, क्या रॉन्गली लिस्टेड एज अ fundamental duty of Indian citizen, has been wrongly listed as a fundamental duty of Indian citizen, right? So इसमें पहला statement है to develop the scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform, to work for raising the prestige of the country in the international sphere, to protect and improve the natural environment, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity sorry बताइए क्या आपको लगता है व्हाट शुड बी द राइट आंसर, जो फंडामेंटल ड्यूटीज की कैटेगरी में नहीं है, राइट right? हाँ जी, सबकी सब फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ लीजिए, ठीक है। टू डेवलप द साइंटिफिक, यस इट इज। टू रेजिंग द प्रेस्टीज ऑफ द कंट्री, ऐसा मैंने तो नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा होगा तो आप टिक लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना, साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना, यस दिस इज नॉट इन द पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, तो आप याद रखिए 4A आर्टिकल के अंदर पार्ट ए 4A जो है उसके पार्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें है क्या थोड़ा सा याद रखेंगे, पहले में यही है कि हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, उसके अलावा जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उसके तरफ पूरा रिस्पेक्ट देनी है, मतलब एक तरीके से समझे तो। उसके अलावा जो नोबल आइडियाज़ हैं हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड, उनको चेरिश करना है। उसके अलावा यूनिटी, सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी SUI ऑफ इंडिया की प्रोटेक्शन करनी है, अपहोल्ड करना है। उसके अलावा जब भी नेशनल सर्विस की बात आएगी तो हम लोग जाएंगे अपनी कंट्री को डिफेंड करने। इसके अलावा ब्रदरहुड की भावना को बढ़ावा देना है। उसके अलावा हाँ, तो ऑप्शन सेकंड गलत था, जो बोल रहा था कि हम लोग रेजिंग द प्रेस्टीज ऑफ कंट्री इन द इंटरनेशनल, ऐसा कुछ भी नहीं था इसके अंदर। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, were added by the 42nd amendment, were added by 44th amendment and were defined by the parliament through law enacted through during the emergency। बताइए, fundamental duties of the Indian constitution, they were defined by the parliament through the law enacted during the emergency, बताइए। हाँ, तो ये जो है इट इज फॉर्म्ड ओरिजिनल, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है।
सो फंडामेंटल ड्यूटीज ऑब्वियसली हमारे किस पार्ट का था? इट इज अ पार्ट ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ठीक है, सो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, 51 एक आर्टिकल के अंदर आती है, इतना याद रखेंगे। ठीक है, ओके। सो फाइनली मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से, इस लेक्चर की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिलेगी। दूसरा, एसएसबी की प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी आपको, आप उससे बच नहीं सकते। और फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो तब बनती है जब रिकमेंडेशन होती है एसएसबी से, तो उस सिचुएशन में आपको एसएसबी क्लियर करनी पड़ेगी, फेस करनी पड़ेगी। तो आपके लिए फ्री इनिशिएटिव है अभिपीडिया का, आइए अभिपीडिया में रजिस्टर कीजिए, कॉल कीजिए हमें, हम लोग आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।